आज बात करेंगे सीटेट में ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में वो किस प्रकार पूछे गए हैं और पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का विवरण आज हम लेकर आए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो घरों के बारे में विवरण दिया है तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ए ऑप्शन दिया है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं में रहते हैं। यानी राजस्थान गांव के जो लोग हैं वहां पर जो घर बने होते हैं मिट्टी के होते हैं और उनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन दिया है कि मनाली हिमाचल प्रदेश में है तो मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ये गलत है क्योंकि बांसों के खंभों पर घर बनाए जाते हैं असम में। तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ये यहाँ पर सही है। लेह लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं वो 2 मंजिला होते हैं और नीचे की मंजिल पर ये लोग सामान को और जानवरों को रखते हैं। तो यहाँ पर ए और सी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा आंसर पूछा है यहाँ पर कूट दिया हुआ है ए और बी और सी, ए और सी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए और सी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही मिलान कीजिए। तो यहाँ एक तरफ स्थान यानी कि राज्यों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ घरों का विवरण दिया गया है कि कौन से राज्य में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। विवरण पढ़ेंगे पहले फिर देखेंगे कि वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो पहला दिया है बांस के खंभों पर बने हुए ऊंचे उठे हुए घर। तो हमें याद रखना है कि बांस के जो घर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो असम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में असम दिया हुआ है, पहला है मनाली राजस्थान असम। तो असम में कैसे घर पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं बांस के खंभों पर बने हुए घर। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, यानी कि जो घर हैं वो बने हुए हैं पत्थर और लकड़ी से और उनकी छतें कैसी होती हैं, ढालू होती हैं। तो इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे घर पाए जाते हैं मनाली में। हमें याद रखना है ए का होगा सेकंड। फिर थर्ड ऑप्शन दिया है हाउस बोट। तो हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, राज्य के नाम में जम्मू कश्मीर नहीं दिया तो हाउस बोट नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में। फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि मिट्टी के घर हों और उनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, ऐसे घर राजस्थान में पाए जाते हैं। तो राजस्थान ऑप्शन में दिया है तो बी ऑप्शन का हमारा आंसर होगा फोर्थ। फिर अगला ऑप्शन दिया है कि पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं, यानी घर बने हुए हैं पत्थर के और फर्श और छत बनी हुई होती है लकड़ी की। तो ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे घर पाए जाते हैं लद्दाख में, हमें ये याद रखना है। फिर यहाँ कूट दिया हुआ है तो कूट में यहाँ अब हम देखेंगे, हमने मिलान कर लिया है। तो ए ऑप्शन का सेकंड, ए ऑप्शन का सेकंड 2 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन का है फोर्थ, तो बी ऑप्शन का फोर्थ ये है। और सी ऑप्शन का दिया है फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट ये है। फिर डी ऑप्शन का दिया है फिफ्थ, तो डी ऑप्शन का फिफ्थ है थर्ड ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा थर्ड। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। तो घर की विशेषताएं यहाँ दी हुई हैं, क्या क्या विशेषता बताई हैं। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, पेड़ के तने की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, और ई ऑप्शन दिया है लकड़ी के फर्श। तो यहाँ प्रश्न में पूछा ये है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमें लेह लद्दाख के घरों की विशेषताएं बतानी है कि वहां किस प्रकार के घर बने होते हैं। तो लद्दाख में कैसे घर होते हैं, ए ऑप्शन की निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, तो ये सही है ए ऑप्शन। फिर दिया हुआ है कि पेड़ के तने की लकड़ी से बनी ढालू छतें,
तो लद्दाख में जो घर पाए जाते हैं उनकी छतें समतल होती हैं, ढालू नहीं होती, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया है कि पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर। तो जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर जो बने हुए होते हैं वो असम में पाए जाते हैं। फिर डी ऑप्शन दिया है कि पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, तो ये भी लद्दाख के घरों की विशेषता है। और ई ऑप्शन दिया है लकड़ी के फर्श, तो लद्दाख में जो घर पाए जाते हैं उनकी छतें और फर्श लकड़ी की होती हैं, तो ई ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारे कितने ऑप्शन, ए, डी और ई ऑप्शन सही है। तो यहाँ कूट दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया है ए, डी और ई, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं और एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो प्रश्न में ये पूछा है कि गांव के जो घर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो घर होते हैं, वो उस क्षेत्र की जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बने होते हैं। तो एक गांव के कुछ लक्षण बताए हैं, एक गांव में जो मकान बने हुए हैं उनके लक्षण ये बताए हैं कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं और मकान जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं और मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में बारिश अधिक होती है तो यह किस राज्य में होना चाहिए? तो ये जो सभी यहाँ विशेषताएं बताई गई हैं एक गांव की, तो ये गांव कहाँ होगा ये पूछा है यहाँ पर। तो जहाँ बांस के खंभों पर बने घर होते हैं, अंदर बाहर से ऊपर से ये सब लकड़ी से बने होते हैं और ये जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं, तो ऐसे घर पाए जाते हैं असम में। हमें याद रखना है कि बांस के जो घर हैं वो असम में पाए जाते हैं, जमीन से इनकी ऊंचाई 3 से 3.5 मीटर होती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं और ये जो घर हैं वो 2 मंजिल के हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों को और सामानों को रखते हैं और स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। घरों की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र यहाँ बताया गया है जहाँ घर की ये सभी विशेषताएं हैं, तो यह कौन से राज्य में आता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। तो हमें पता होना चाहिए कि जो लद्दाख में घर बने हुए होते हैं वो पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बने होते हैं और 2 मंजिला मकान बनाए जाते हैं। पहली मंजिल पर ये लोग क्या करते हैं कि ये स्वयं रहते हैं और जो इनकी सबसे निचली मंजिल होती है उस पर जानवरों को और सामान को रखते हैं और इन घरों की जो छतें हैं वो समतल होती हैं। तो ऐसे घर लद्दाख में पाए जाते हैं और लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, तो ऑप्शन में यहाँ जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 1। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जैसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है, यानी गांव का एक बच्चा है जिसने अपने घर के बारे में लिखा है और कहा कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से 10 से 12 फुट यानी लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव कहाँ होना चाहिए? इससे पहले भी प्रश्न में हमने पढ़ा कि जहां लकड़ी के बने हुए घर होंगे, बांस का प्रयोग होगा और जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होंगे घर, ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो हमें पता होना चाहिए कि लकड़ी से बने हुए घर जो हैं जिसमें बांस का प्रयोग किया जाता है तो वो पाए जाते हैं असम में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि खाद्य पदार्थ के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो यहाँ पर पदार्थों का एक समूह दिया है जिसमें हमें सबसे ज्यादा लौह तत्व किसमें पाया जाता है ये बताना है, वो समूह हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया है आंवला, पालक और गुड़, आंवला, पालक और आलू, आंवला, आलू और टमाटर, बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा लौह तत्व
यानी कि जो आयरन है वो किस में पाया जाता है, आंवला, पालक और गुड़ में। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। यानी लेह लद्दाख में जो मकान पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं यहाँ दी हैं, तो कौन कौन सी सही हैं यहाँ पर। तो ए ऑप्शन दिया है कि पेड़ के तने से बनी लकड़ी की समतल छतें। तो लद्दाख में जो घर पाए जाते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो पेड़ के मजबूत तनों से बनाई जाती हैं और वो कैसी होती हैं, समतल होती हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन दिया है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि लद्दाख में जो घर बने होते हैं 2 मंजिला होते हैं और निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। तो ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन दिया है कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि लद्दाख में जो घर बने होते हैं उनकी दीवारें पत्थर, मिट्टी, चूने और गारे से बनी होती हैं। फिर अगला ऑप्शन दिया है लकड़ी के फर्श। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि लद्दाख में जो घर हैं उनकी जो छत होती है और फर्श होती हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। तो कूट दिया हुआ है ACD ABCD, यानी चारों ऑप्शन सही हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण है। तो एस्किमो जनजाति है जो कि अपने घर को बर्फ से बनाती है और बर्फ से बने हुए घर को इग्लू कहते हैं। तो ये जो जनजाति है ये अपने घर बर्फ से ही क्यों बनाती है, तो यहाँ कारण पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। सेकंड ऑप्शन है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। थर्ड ऑप्शन है कि बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्रियों की कीमत अधिक होगी। और फोर्थ ऑप्शन दिया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि जो हवा होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो बर्फ की जो दीवारें हैं उनके बीच में जो हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए वहां घर जो हैं वो बर्फ के बनाए जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न दिया है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का प्रचलन है। तो स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं? स्थानांतरित खेती झूम खेती को ही कहते हैं, क्योंकि झूम खेती के कई नाम हैं। कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित खेती के नाम से जाना जाता है। ये सब झूम खेती के ही अन्य नाम हैं। तो ऑप्शन यहाँ दिया है कि स्थानांतरित खेती कहाँ पर की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो हमें याद रखना है कि जो झूम खेती है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में करी जाती है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में झूम खेती यानी कि स्थानांतरित खेती करी जाती है और ये सभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं। तो यहाँ ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है। वेटलिफ्टर यानी भारोत्तोलक है। तो यहाँ ऑप्शन हमें दिए हैं सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि सुनीता विलियम्स जो हैं वो अंतरिक्ष से संबंधित हैं, बछेंद्री पाल जो हैं वो माउंट एवरेस्ट से संबंधित हैं, और सूर्यमणि जो हैं वो तोरांग केंद्र से संबंधित हैं, और कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो भारोत्तोलक हैं एक, यानी वो एक वेट लिफ्टर हैं और ये एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। यानी गांधी जी ने जो अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी वो कहाँ से शुरू की थी, वो कौन से राज्य में आता है। तो ऑप्शन यहाँ हमें दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो हमें पता होना चाहिए कि दांडी यात्रा जो है वो कहाँ हुई थी, गुजरात में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी और जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है।
यानी वो कौन सी बीमारी है जिसमें कि तेज बुखार आ जाता है कपकपी के साथ में, और उसका उपचार करने के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब उच्च ज्वर यानी तेज बुखार आता है कपकपी के साथ में और उपचार के लिए दवाई के रूप में सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग कर रहे हैं, तो बीमारी कौन सी होगी? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि मलेरिया में सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है उपचार के रूप में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। तो हमें पता होना चाहिए चेराओ नाच जो है वो कहाँ का है? मिजोरम में, जो कि फसल काटी जाती है तब वहां पर चेराओ नृत्य किया जाता है। तो कौन सी जगह है? वो है मिजोरम, और मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? यानी ईवीएस में जो थीम है उन थीम का जो उप थीम है वो क्या है? थीम की उप थीम क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं परिवार और मित्र, भोजन, जानवर और हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जो मुख्य थीम है हमारे पास वो 6 हैं, जिसमें हमारे आती है परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये है हमारी मुख्य 6 थीम। और जो पहली थीम है परिवार और मित्र, इसकी 4 उप थीम हैं। तो वो 4 उप थीम भी हमें पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी हैं? तो पहली तो है इसमें आपसी संबंध, और दूसरा है काम और खेल, फिर तीसरे पे आता है जानवर और चौथे पे आता है पौधे। तो हमें पता होना चाहिए कि पहली जो मुख्य थीम है परिवार और मित्र, उसकी उप थीम 4 हैं। 4 में से एक ऑप्शन यहाँ हमसे पूछा गया है उप प्रकरण यानी उप थीम पूछी है, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। तो सूची यहाँ दी गई है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली। तो इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो ये सभी जो नाम दिए हैं इनमें से हमें छांटना है कि इनमें से अलग कौन है। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं मछली, कौवा, घड़ियाल और कछुआ। मछली पानी में रह सकती है, कौवा पानी में नहीं रह सकता, घड़ियाल पानी में रह सकता है और कछुआ भी पानी में ही रहता है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जीव है जो कि पानी में नहीं रहता, अलग कौन है? तो यहाँ कौवा अलग है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं उल्लू, कौवा, बसंत गौरी और मैना। तो यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग उल्लू ऑप्शन लगा देते हैं। उल्लू के संबंध में याद रखने वाली बात यह है कि उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है, यानी लगभग पूरी अपनी गर्दन घुमा लेता है। लेकिन मैना एक ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो इन दोनों में यही अंतर है कि उल्लू अपनी गर्दन को पूरा यानी लगभग 360 डिग्री घुमा लेता है और मैना जो है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे घुमाती है। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर फोर्थ, मैना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ में उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। यानी नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ में क्या खाया जाता है? टेपियोका खाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं कौन से राज्य में खाया जाता है। पहला दिया है तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो हमें याद रखना है कि किसी भी करी के साथ में जो टेपियोका खाया जाता है उबालकर, वो खाया जाता है केरल में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है आदिवासी हजारों साल पहले कांसा यानी कांसे की, ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं और आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है, और कांसे के विषय में सबसे सही कथन चुनिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कि यह तांबे यानी कि कॉपर और टिन का मिश्रण है। सेकंड ऑप्शन दिया है यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। थर्ड ऑप्शन यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, और यह तांबे यानी कॉपर, जस्ता जिसे कि जिंक कहते हैं, तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। तो यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो कांसा है वो किसका मिश्रण है या किससे मिलकर बना हुआ है। तो हमें याद रखना है कांसा जो है वो तांबे यानी कि कॉपर और टिन का मिश्रण है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं।
यानी रात को जागने वाले जो जानवर हैं उन्हें जो वस्तुएं जो चीजें दिखाई देती हैं वो कैसे रंग की दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन दिया है काला और सफेद, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। तो हमें याद ये रखना है यहाँ पर कि जो जानवर रात को जागते हैं उन्हें अधिकांश जो वस्तुएं हैं वो काले और सफेद रंग की दिखाई देती हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो अधिकांश रंगों को देख पाते हैं, जबकि जो जानवर रात को जागते हैं वो केवल काला और सफेद ही देख पाते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं कोयला, डीजल, मोम और ग्रीस। तो हमें पता होना चाहिए कि कोयला जो है वो खानों से प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, जबकि डीजल, मोम और ग्रीस ये सब हमें पेट्रोलियम से प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा वाले दिन कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया है दीपावली, महाशिवरात्रि और गुरु नानक जयंती। तो दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, शिवरात्रि मनाई जाती है त्रयोदशी के दिन और गुरु नानक जयंती होती है पूर्णिमा के दिन। फिर अगला दिया है दीपावली, गुरु नानक जयंती और रक्षाबंधन। तो दीपावली अमावस्या, गुरु नानक जयंती और रक्षाबंधन पूर्णिमा। फिर अगला दिया है होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। तो होली पूर्णिमा की होती है, शिवरात्रि त्रयोदशी की, बुद्ध जयंती होती है पूर्णिमा की। फिर अगला दिया है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती ये तीनों पूर्णिमा के दिन मनाई जाती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा यानी कि पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जैसे कि टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है, यानी जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनको जमीन दी जाती है ग्राम सभा के द्वारा। तो उसे एक इकाई के रूप में जमीन दी जाती है। तो वो इकाई क्या है, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ प्रश्न इतना बड़ा दिया है, जबकि यहाँ केवल ये पूछा है कि टिन क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं कि यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। बी ऑप्शन दिया है कि वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणा 100 मीटर है, और वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है, या वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज उत्पन्न करता है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि टिन क्या है। तो टिन क्या है कि वह भूमि है जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है, बीज को बोता है न कि उत्पन्न करता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ दिया है पल्लव राजवंश द्वारा, चोल राजवंश द्वारा, चालुक्य राजवंश द्वारा और काकतीय राजवंश द्वारा। पता होना चाहिए कि गोलकुंडा फोर्ट जो है वो हैदराबाद में है, और ये कब बनवाया गया, तो ये 1143 में बनवाया गया। और किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए ग्रीन हाउस के लिए ये सभी गैसें जरूरी हैं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ये सभी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, क्या कारण है। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, और ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं, और फोर्थ ऑप्शन दिया है कि ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत कम होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के जो ठंडे रेगिस्तान हैं वो मानसून से प्रभावित इसलिए नहीं होते क्योंकि वो हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है।
यानी ताजमहल का जो रंग है वो पीला होता जा रहा है, तो इसके लिए कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर। तो हमें पता होना चाहिए कि ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, और सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की बढ़ती मात्रा का पता लगाने के लिए ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन लगवाए गए हैं। जैसे ही SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो लाइकेन मुरझाने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि SO2 की मात्रा बढ़ रही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? यानी वर्तमान में EVS में जो पाठ्यक्रम है उसमें मुख्य थीम है 6 और उप थीम है हमारे पास 4। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा मुख्य थीम में नहीं आता। तो ऑप्शन दिया है काम और खेल, भोजन, आवास और हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि उप थीम में क्या आता है, काम और खेल। तो उप थीम में आता है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ये आते हैं उप थीम में। और मुख्य थीम में है भोजन, आवास, पानी, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये सब है मुख्य थीम में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश की किरण गुजर नहीं सकती वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दिए हैं उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी। तो हमें क्या बताना है, ऐसी वस्तु बतानी है। इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा चुनना है जिसमें से कि प्रकाश की किरण गुजर नहीं पाती। तो पहला दिया है उत्तल, जो कि एक लेंस का प्रकार है। फिर है अपारदर्शी, यानी जिसके आर पार कुछ भी दिखाई न दे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो होगा हमारा सेकंड, जिससे कि प्रकाश की किरण गुजर नहीं पाती, वो कहलाता है अपारदर्शी। फिर अगला दिया है पारभासी। तो पारभासी क्या होता है, जिसमें से कोई चीज धुंधली दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। फिर अगला ऑप्शन दिया है पारदर्शी, यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसके की दोनों तरफ आर पार देखा जा सके। और अपारदर्शी होता है जिसके आर पार न देखा जा सके। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइन बनी होती है, जानवरों की जो स्किन है उस पर डिजाइन बनी होती है, तो वो किसके कारण होती है। तो ऑप्शन दिया है उस जलवायु के कारण होती है जिनमें वे रहते हैं। अगला दिया है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करती है, यानी उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाती है। थर्ड ऑप्शन दिया है परावर्तित प्रकाश के कारण होती है, या उनकी त्वचा पर वालों के रंग के कारण होती है। तो ये सभी जो प्रश्न हमने किए सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन बनी होती है, जो पैटर्न बने होते हैं, वो उनके बालों के रंग के कारण होती है, न कि जलवायु के कारण। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आज हमने सीटेट परीक्षा में EVS से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में जाना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगले एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।